हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं? ये एक तरह की कंपनसेशन ही है। ठीक है, जब एक एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है तो रिगार्डिंग हिज कंट्रीब्यूशन जो मैनेजमेंट है वो उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है इंसेंटिव्स के फॉर्म में, सो दैट वो क्या है कि और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करे, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, मोटिवेशन इंक्रीज, उसकी जो मोटिवेशन है वो बढ़े। ठीक है, तो मोराल हाई हो। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या है उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ठीक है, जो क्या है उसकी खुद की ग्रोथ एंड या हम ये कह सकते हैं कि एनकरेजमेंट को बूस्ट अप करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे आपने यहाँ पे वन बाय वन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको इन इंसेंटिव्स के बारे में बताया था तो कुछ एक एग्जांपल्स दी थी, जैसे पे एंड अलाउंस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम, बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट्स एक्सेट्रा। तो आज हम इन्हीं सभी चीज़ों को क्या है डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, क्या होते हैं ये बेनिफिट्स? ठीक है, फर्स्ट इज पे एंड अलाउंस। बेसिक पे के साथ ये अलाउंसेस दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, ये अब डिपेंड करता है कि वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट उनको ये अलाउंसेस जो हैं उनकी बेसिक पे के साथ दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। ठीक है, आर गिवन टू द एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू देयर वर्क परफॉर्म्ड बाय देम। ठीक है, जिस तरीके से वो वर्क करते हैं, कितना वो वर्क कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट उनको जो वेजेस हैं या उनकी जो भी कंपनसेशन बनती है उनको दी जाती है। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या है, जैसे हमने पे एंड अलाउंस में देखा ना, बेसिक पे के साथ उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ठीक है, इन टर्म ऑफ फाइनेंस, मतलब कि जिस कैश के बेसिस पे जैसे उसकी बेसिक पे है उसमें क्या है, जैसे ये अलाउंसेस है वो ऐड करके उसको टोटल पे दी जाती है, जैसे सैलरी वगैरह हो गई। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ जब मतलब क्या है पूरा वर्क मंथ उसने वर्क किया, आफ्टर दैट उसको जो भी सैलरी मिलती है, तो ये इन सभी चीज़ों को ऐड ऑन करके उसको दी जाती है। ठीक है, तो ये जनरल सी टर्म्स हैं जो क्या है बेसिक पे में ऐड होके ही एज अ इन द फॉर्म ऑफ सैलरी जो है एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। ठीक है, तो जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो वर्क किस तरीके से परफॉर्म किया गया है अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ को ये जो इंसेंटिव्स हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को ही मेनली जज किया जाता है, दैट्स इट। ठीक है जी, उसके बाद उनको ये अलाउंसेस वगैरह जो है वो दिए जाते हैं। देन है हमारे पास बोनस। ठीक है, ये क्या है, स्पेशल एडिशनल पेमेंट है। ठीक है, जो क्या है बेसिक पे अलाउंसेस के अलावा दी जाती है। ठीक, मतलब जो सैलरी वगैरह है वो तो दी जाती है, उसके साथ क्या है एक्स्ट्रा बेनिफिट है, इंसेंटिव है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो ये बोनस जो है ये पर्सन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इफ़ दे डू बेटर तो देन उनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी गई है, एफिशिएंसी के साथ उन्होंने काम किया है तो उनको बोनस मिलता है। उसके बाद है रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, अब क्या है कि एक पर्सन ने कितने साल ऑर्गेनाइजेशन को दिए, ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो क्या है एट द एंड जब क्या है उसका जाने का टाइम है, मतलब रिटायरमेंट हो जाती है, तो उस टाइम पे कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो सारे क्या है रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आते हैं। ठीक है, जब क्या है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लेता है, टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद क्या है उसको कुछ स्पेशल पेमेंट्स दी जाती हैं, जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, जब वो जॉब कर रहा होता है, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग ऑफ द जॉब, उसके साथ ये सारी की सारी जो भी बेनिफिट्स है वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर वो क्या है ऑन रोल बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है तो। ठीक है,
तो देन क्या है कि रिटायरमेंट में उसको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सभी चीज़ें क्या है पहले ही तय हो जाती हैं, ठीक है, जब क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, राइट। तो जब क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल वर्क करता है, ठीक है, अपनी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को देता है, एंड देन आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जब उसकी रिटायरमेंट की बात आती है तो वहाँ पे उसको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे के ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक अच्छे तरीके से सम्मानित किया जाता है, एंड देन क्या है थैंक यू किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज टू दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देन क्या है उसके साथ उसको ये सारे के सारे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं जो क्या है आफ्टर रिटायरमेंट उसके लिए ये हेल्पफुल हो उसकी जो है लाइफ के लिए, ठीक है, या उसकी जो भी लिविंग वगैरह है, ठीक है, उसके लिए हो सकता है। उसके बाद है कमीशन, ठीक है। अब जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट में सेल्स पर्सन वर्क करते हैं, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो टीम्स होती हैं, ठीक है, मार्केटिंग टीम्स होती हैं वो प्रमोशन वगैरह करती हैं, ठीक है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल है वो इंक्रीज़ हो, राइट। तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है बेसिकली, ठीक है, या जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो उनको क्या है टारगेट्स दिए जाते हैं, तो जिसके अकॉर्डिंगली क्या है उनको कमीशन मिलता है कि कितना उन्होंने वर्क परफॉर्म किया है, या अकॉर्डिंग टू मेथड, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने काम किया है, अकॉर्डिंगली उनको क्या है कमीशन दिया जाता है। जैसे सपोज़ हम एग्जांपल ले लेते हैं मारुति सुजुकी की, ठीक है, उसके बहुत सारे आउटलेट्स हैं, ठीक है, तो डिफरेंट आउटलेट्स या एजेंसीज़ हैं जिसमें सेल्स टीम्स होती हैं, तो वो सेल्स टीम को क्या है टारगेट्स दिए जाते हैं, पर पर्सन टारगेट दिया जाता है कि एक पर्सन ने कितने गाड़ियाँ सेल करनी है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे कुछ स्टैंडर्ड्स सेट होते हैं कि अगर एक मंथ में 3 गाड़ियाँ सेल होती हैं तो देन क्या है सैलरी के साथ उनको कमीशन जो है उनकी सैलरी का 10% साथ में मिलेगा, 5% मिलेगा, 12% मिलेगा, एज़ पर दी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो भी उस पर्टिकुलर एजेंसी ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके हिसाब से। तो जैसा फिर एम्प्लॉयज़ परफॉर्म करते हैं, सेल्स टीम परफॉर्म करती हैं, इंडिविजुअली दे आर गेटिंग दी कमीशन फ्रॉम द कंपनी, ठीक है, और कमीशन फ्रॉम द एजेंसी जो भी, ठीक। तो इसमें क्या है इट इज़ द मिनिमम गारंटेड पेड, ठीक है, गारंटेड पे होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक मेथड एंड दिस मोटिवेट हिम टू वर्क मोर, ठीक है। तो ये क्या है एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो गारंटेड है कि आपको दिया ही जाएगा अगर आप सेल्स को इंक्रीज करते हो, सेल करते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी गाड़ियाँ सेल करनी एक मंथ में, ठीक है, ऐसा कोई भी टारगेट हो सकता है, ठीक। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अकेला सेल्स डिपार्टमेंट, अगर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है तो कितनी पॉलिसीज़ सेल करी हैं, ठीक है, तो उसकी बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक। तो कमीशन क्या है एक एडिशनल अमाउंट है, ठीक है, जो क्या है एक बेसिक पे या सैलरी के साथ, ठीक है, या जो भी टारगेट उनको मिला हुआ है उसको अचीव करने के बाद जो है वो अमाउंट दिया जाता है, वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स सेट होते हैं, अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अचीव करते हैं तो देन उनको वो कमीशन दिया जाता है, ठीक है, सिंपल टर्म में। उसके बाद है फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स कौन से बेनिफिट्स होते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, ठीक है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि देखिए एक्स्ट्रा स्पेशल बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज़, ठीक है, अब वो कौन कौन सी हो गई, 2 व्हीलर अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन, टेलीफोन अलाउंस, ठीक है, ये फ्रिंज बेनिफिट्स में आ जाता है, ठीक है। उनको बेसिक पे या प्लस जो भी हमने अलाउंसेस पढ़े वो तो उनको मिलते ही हैं, साथ में अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और क्या है उनकी मोटिवेशन के लिए कि आगे भी वो अच्छा वर्क करें, तो उसके लिए जैसे उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देनी, उनके बच्चों की एजुकेशन जो है वो फ्री करवाना, ठीक है, या फिर क्या है उनको अगर वो 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो देन उसका अलाउंस उनको देना, मतलब सैलरी के साथ उनको वो पेमेंट करना जो उनका डेली आने जाने का खर्चा है, ठीक है, टेलीफोन अलाउंस हो गया, मोबाइल फ़ोन का खर्चा जो भी है, ठीक है, ये गवर्नमेंट प्राइवेट हर एक जो एम्प्लॉई है उसको मिलता ही है, ठीक है जी। तो ये रहे हमारे फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को पे करती हैं। अब हम करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिनका क्या है कैश से कोई लेना देना नहीं है,
जिनको हम नॉन कैश इंसेंटिव्स भी बोलते हैं। तो चलिए उनको भी रीड करते हैं वन बाय वन। अब हम पढ़ते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को। मीनिंग देखते हैं क्या है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, इनको नॉन कैश इंसेंटिव्स भी बोला जाता है। ठीक है, जब क्या है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचती है, एम्प्लॉयज़ के लिए फेवरेबल कंडीशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उनके लिए क्या है उनके पॉजिटिव वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन का जो एक माहौल है, ठीक है, उसको क्या है पॉजिटिव रखते हैं, वर्किंग कंडीशंस अच्छी देते हैं, जिसका सीधा सीधा असर क्या है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी के ऊपर पड़ता है। मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए अगर हर एक चीज़ फेवरेबल होगी ऑर्गेनाइजेशन में तो देन वो मोटिवेटेड होके वर्क करेंगे। तो वहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वर्क नहीं करते, जहाँ पे क्या है ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ को फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस मिले या उनके फेवर में ही हर एक डिसीजंस जो हैं वो होंगे। ठीक है, मीन्स क्या है कि अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे, मैनेजमेंट के उनके साथ कॉर्डियल रिलेशंस रहेंगे, तो देन क्या है ऑटोमेटिकली दे डू बेटर, राइट। तो नॉन कैश इंसेंटिव्स में आपने इतना ही लिखना है, इसके बारे में ही लिखना है कि ये क्या है नॉन कैश इंसेंटिव्स होते हैं। एंड देन जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, तो 1 बाय 1 2 और 3 लाइंस में इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, देन एक ऐसे ही छोटा सा डायग्राम, एंड उसके बाद 1 बाय 1 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, सिंपल हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। ठीक है, सिंपल 1 बाय 1 हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने नोट डाउन करना है कर सकते हो, अदरवाइज़ इस लेक्चर में मैंने आपको नोट्स भी देने हैं, ठीक है, तो वो नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आप उन नोट्स से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इजी पॉइंट्स थे, तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखे हैं, एंड देन मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है, कि क्या आएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए जैसे फर्स्ट है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, कि मैनेजमेंट क्या करती है अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाती है वाइल दे आर डूइंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जब भी डिसीजंस लेने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कोई भी प्लानिंग करनी है रिगार्डिंग एनी वर्क एनी प्रोजेक्ट, देन एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाया जाता है। तो इससे क्या है उनमें एक फीलिंग आती है कि येस वी आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी वजह से क्या है वो इसी फीलिंग से क्या है ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड रह के वर्क करते हैं। उनको ये लगता है कि हम इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तभी मैनेजमेंट ने हमें क्या है अपने डिसीजन मेकिंग का पार्ट समझा। ठीक है, हमारे सजेशंस को सुना। इसमें बेसिकली यही होता है कि जैसे सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं मैनेजमेंट, ठीक है, वो टीम्स जो हैं इकट्ठी बैठती हैं, डिसीजन मेकिंग करती हैं, एंड प्लस मैनेजमेंट जो है अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या है इनिशिएटिव लेने के लिए बोलती हैं, एंड देन क्या है उनको उनके आइडियाज़ सजेशंस देने के लिए इनकरेज करती है, जिससे क्या है मैनेजमेंट के लिए भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, कि उनके पास नंबर ऑफ़ आइडियाज़ हो जाते हैं, एंड जो उनको बेस्ट लगता है उसको वो चूज़ करते हैं व्हाइल दे आर डिसाइडिंग अबाउट द वर्क अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, राइट। उसके बाद है मोर अथॉरिटी। अगर हमें ये लगे मतलब एज अ मैनेजमेंट कि हमारे सबॉर्डिनेट्स अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो देन उनको क्या है ज़्यादा अथॉरिटी देना किसी भी काम को करने की। ठीक है, तो इससे क्या है वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। ठीक है, उनमें यही फीलिंग आती है कि अगर हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है या कोई भी अथॉरिटी दी गई है काम करने की, तो इट मीन्स वी आर कैपेबल फॉर दैट। ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी को वो सलाहते हैं। तो मतलब क्या है इसका कि उनको ये लगता है कि अगर मैनेजमेंट जो है उनको ये लगता है कि हम इतने कैपेबल हैं इस काम को करने के लिए, तभी हमारी जो अथॉरिटी है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो उतनी ही लॉयल्टी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। उसके बाद है प्रेज़। ठीक है, मतलब क्या है प्रेज़ करना एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, कि उन्होंने अच्छा वर्क किया, शाबाशी देना उनको। ठीक है, जब भी पीरियोडिक मीटिंग्स होती हैं तो देन क्या है इंडिविजुअली और टीम में जो भी आपने टारगेट अपने एम्प्लॉयज़ को दिए हैं, अगर उन्होंने बेस्ट अचीव किया है तो देन उनकी प्रेज़ करनी है, उनको शाबाशी देनी है कि आपने बहुत अच्छा वर्क किया है। तो समटाइम ऐसी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा वर्क करती हैं इंस्टेड ऑफ कैश इंसेंटिव्स। उसके बाद है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब क्या है एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स फेवर में होती हैं एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, जैसे जॉब के बारे में, ठीक है, उसकी ज्वाइनिंग को लेके, वर्किंग कंडीशंस को लेके, ठीक है, जॉब
की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी प्लेस है जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, ठीक है, वो कैसा प्लेस है, किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ उसको दी गई हैं। अगर हर एक चीज़ जो है वो एम्प्लॉई के फेवर में है तो देन ऑटोमेटिकली वो मोटिवेटेड होके वर्क करेगा, अपने और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव करने में वो जो है कामयाब होगा। उसके बाद है आगे पॉइंट फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, लाइटनिंग पूरी है, एयर की फैसिलिटी है, ठीक है, सफोकेशन नहीं है, या जिस पर्टिकुलर एरिया में वो वर्क कर रहे हैं वो एरिया कैसा है, ठीक है, प्रॉपरली इक्विप्ड है, मशीन्स अवेलेबल हैं, इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, या जो भी पर्टिकुलर मेथड्स उनको काम करने के लिए दिए गए हैं फुली इंस्ट्रक्शंस के साथ वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करी जा रही हैं उनको। मतलब हर एक तरीके से क्या है, जहाँ पे वर्किंग प्लेस है वो क्या है, एक तरह से उनको पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे रहा है, जिससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, मोटिवेटेड होके एनकरेजमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। तो बेसिकली एम्प्लॉयज़ आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने, तो जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं अगर वहाँ पे कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, फेवरेबल नहीं होंगी, तो क्या है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी यही होता है मैनेजमेंट के लिए भी कि वो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशंस को इतना अच्छा बनाए, उसका जो एनवायरनमेंट है वो उसको इतना पॉजिटिव रखें जिससे एम्प्लॉयज़ जो हैं खुश होकर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें। उसके बाद है जॉब सिक्योरिटी। हर एक बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है वो कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी चाहता है कि जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए मैं आया हूँ या जॉब कर रहा हूँ वो मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो। ठीक है, ऑन रोल बेसिस पे वी कैन से, या अदर एस्पेक्ट्स अगर हम देखें कि मतलब क्या है कि उसको जो जॉब जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो आया है या प्लेस हुआ है, ज्वाइनिंग उसने की है, उसको क्या है सिक्योरिटी मिले, मतलब परमानेंट जॉब करे जो उसकी लाइवलीहुड के लिए भी ज़रूरी है। उसके लिए भी फिर क्या है वी कैन से जो उसका डेली रूटीन की या लाइफ टाइम की जो नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए उसको जॉब भी परमानेंट चाहिए, जिससे उसकी इनकम भी परमानेंट रहेगी एंड देन वो उसके अपनी नीड्स को फुलफ़िल करेगा। तो जॉब सिक्योरिटी भी एक मेजर पार्ट है। ठीक है, नॉन इंसेंटिव जो हम नॉन कैश इंसेंटिव्स की बात करते हैं उसमें अगर क्या है एम्प्लॉयमेंट में ये चीज़ बोल दी जाती है कि येस यू आर परमानेंट एंड मतलब जो जॉब आपको दे दी गई है यू आर सिक्योर फॉर दैट। ठीक है, तो इससे भी क्या है एक एम्प्लॉय को ये टेंशन फ्री एक मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो कंडीशन होती है कि उसमें उसको ये टेंशन नहीं होती कि मुझे कहीं और जाके जॉब देखनी पड़ेगी या मतलब मैं कैसे काम करूँगा कहीं और जगह जाके भी या कुछ भी। ठीक है, तो अगर उसको ये जॉब अच्छी लग रही है, ठीक है, एंड उसके पास क्या है एक परमानेंट उसको एक टैग मिल गया है कि अब आपने इसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है। ठीक है, तो फ्री माइंड होके एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, जिससे क्या है उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है एंड ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स भी अचीव होते हैं। उसके बाद है प्रमोशन। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहे हैं, तो प्रमोशन होनी भी बनती है। ठीक है, अब प्रमोशन भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके से होती है। ठीक है, सीनियरिटी बेसिस पर और क्या है एफिशिएंसी बेसिस पे। मतलब क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा जो है वो 5 साल से वर्क कर रहा है और एक बंदा जो है उसको 3 साल हुए हैं काम करते हुए, तो अगर प्रमोशन के चांसेस बनते हैं तो सीनियरिटी बेसिस पे, ठीक है, जो 5 साल से काम कर रहे हैं उसको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरी साइड क्या आता है कि अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं, ठीक है, उसकी मतलब जो भी पर्टिकुलर वो काम कर रहे हैं या जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे जिसके बेसिस पे उनको प्रमोशन मिलनी है, वो स्टैंडर्ड्स क्या थे कि ये देखा जाता है कि मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं कितने क्रिएटिव हैं, एक्सपर्ट हैं काम करने के लिए, कितना स्मार्टली वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों को देखा जाता है तो देन उसके बेसिस पे अगर प्रमोशंस के चांसेस बनते हैं तो एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देनी चाहिए। ठीक है, और मैनेजमेंट ऐसा करती है, जो क्या है कहीं ना कहीं नो डाउट इनडायरेक्टली क्या है उनके जो हम ये कह सकते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी पूरे होते हैं, बट अगर क्या है कि उनको एक अगर ऐसे प्रमोशंस दी जाती हैं तो देन उनको एक टैग मिल जाता है कि यस आई एम
प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो ये भी अपने आप में उनके लिए एक खुशी का टाइम होता है। एंड देन क्या है, वो मोटिवेटेड होते हैं और ज़्यादा कि अगर हमने अच्छा वर्क किया है, ठीक है, एफिशिएंसी के साथ वर्क किया है, या इतने साल हो गए हैं हमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, तो मैनेजमेंट ने हमारे लिए सोचा और क्या है, हमें प्रमोट किया, राइट। तो जो क्या है इंडिविजुअल के लिए बनता भी है। ठीक, उसके बाद है इंडिविजुअल रिकॉग्निशन। पीरियोडिक मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, जब क्या है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, तो उस टाइम पे अगर इंडिविजुअली जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उनकी रिकॉग्निशन होती है, प्रेज़ होती है वी कैन से, ठीक है, तो देन उसके लिए भी क्या है एम्प्लॉयज़ के लिए ये अच्छा टाइम होता है कि क्या है उनकी एफिशिएंसी के बारे में सबको पता चलता है। ठीक है, तो देन वो क्या है हाईली मोटिवेट होता है, क्योंकि वो क्या है कि उसने तो वर्क अच्छा किया होता है। देन मैनेजमेंट भी क्या है सबके सामने उसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है, जैसे सर्टिफिकेशन वगैरह दे देते हैं, एंड देन क्या है रिवॉर्ड वगैरह मिलते हैं, तो जिससे क्या है एम्प्लॉयज़ खुश रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और अच्छा वर्क करने की कोशिश करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन प्लस उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको नॉन कैश इंसेंटिव्स के बारे में भी अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही था, आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो क्या है आपके लिए लर्न करना और इजी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।